जी अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 और कैसे हैं सब। इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि ग्रैंड क्विज होंगे या मिड टर्म। उम्मीद तो है कि ग्रैंड क्विज होंगे, आगे देखते हैं हम क्या होता है, क्योंकि स्कीम भी देखी है मैंने, उसमें भी चांसेस ग्रैंड क्विज के ही हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर आपका 11 है आज का, और 7 C's इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही है इसका भी नेम लेक्चर का। इस लेक्चर में आपको करेक्टनेस जो है उसके बारे में कुछ और डिटेल में बताया जाएगा, और साथ ही साथ रिव्यू करवा रहे हैं आपको सारे C's जितने आपने पीछे 3 लेसन में कवर किए हैं, एक दफ़ा फिर आपकी नज़र से गुजार रहे हैं वो लोग कि आपको चीज़ याद रहे। अच्छा जी, करेक्टनेस कब होती है हमारी? जब हम लोग आम स्टूडेंट बन के देखते हैं कि हम लोग जब काम करते होते थे तो हमारे टीचर्स जो हैं वो क्या क्या चीज़ चेक करते थे कि हमारा वो लिखा हुआ काम ठीक है या नहीं। उसमें वो ग्रामेटिकली चेक करते थे कि हम लोगों ने जो सेंटेंस बनाए हुए हैं वो ग्रामेटिकली ग्रामर के लिहाज से ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो देखते होते थे कि वो उन्होंने हम लोगों ने लगाए हुए हैं। पंक्चुएशन मार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह आपका जो फाइनल टर्म है स्टार्ट होता है, वहाँ उन लेसन्स में बाकायदा 1-2 लेसन हैं पंक्चुएशन मार्क्स के लिहाज से, मतलब उनको डिस्क्राइब और डिफ़ाइन सब कुछ किया हुआ उन्होंने। और साथ ही साथ वो ये भी देखते थे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको बताई हुई है कि द फॉलोइंग थिंग्स आर एट द कोर ऑफ करेक्टनेस। हम लोग जो करेक्टनेस में चीज़ें देखते हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक, ग्रामर के लिहाज से वो ठीक है या नहीं, पंक्चुएशन उसमें है कि नहीं, और स्पेलिंग उसमें ठीक है कि नहीं। अब पंक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाद में हम लोग लिखते जाएं उसमें कोई फुल स्टॉप ना हो, और कोई जो है हम लोगों को ना पता चले कि कहाँ पे एक बात ख़त्म हो रही है, कहाँ पर दूसरी बात शुरू हो रही है। तो ये जो पंक्चुएशंस होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी डिटेल मैं अभी नहीं कवर करवाऊँगी क्योंकि आप लोगों के बाकायदा उन्होंने लेसन्स दिए हुए हैं 2 पंक्चुएशन मार्क्स के, तो वहीं पर कवर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म करेक्टनेस। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों का यही है कि आपकी जो करेक्टनेस जिसमें इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, ये तीनों हैं। द टर्म करेक्टनेस अप्लाइड टू बिजनेस मैसेजेस आल्सो मीन्स द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जो करेक्टनेस लाना चाहते हैं वो बिज़नेस मैसेजेस में भी, हम लोग किसी को लेटर वगैरह लिख रहे हैं या किसी से मशीनरी लेनी है तो वो वहाँ पर भी हमारी ये करेक्टनेस बहुत मायने रखती है। बिज़नेस के में ना हो, हम लोग आम जिंदगी लाइफ में भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग सांस जो लेते हैं वो सांस एक्चुअल में हमारा लिखते वक्त फुल स्टॉप होता है कि हाँ जी अब हमारी बात जो है एक ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट बात हम स्टार्ट करने लगे हैं, सांस लेके नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं। तो वो आपका यही चीज़ होती है। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। हम लोगों ने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो राइट होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर किसी मैथमेटिशियन से बात कर रहे हैं तो उसको जो है पश्तो में बात की जाए, या किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं तो उनसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें। हमें पता होना चाहिए कि किस इंसान से कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है। चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स। हम लोगों ने ये भी देखना है कि हम लोग जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने लेटर में, मेमो में, जिसमें भी प्रपोज़ल में, वो हमारे एक्यूरेट हैं कि नहीं, हमारी बात के साथ वर्ड्स हमारे मैच कर रहे हैं कि नहीं। जो हम लोग फैक्ट्स दे रहे हैं पीछे से कोई हवाला जिसका दे रहे हैं वो हमारी बात के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम लोग कोई फिगर्स वगैरह अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए यूज़ करें तो वो उनके साथ मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स। और हम लोगों ने वही चीज़ें मैकेनिक्स में ये ग्रामर, पंक्चुएशन और ये सारी चीज़ें आते हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अपनी जो है रिटन फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखनी है। आप लोगों को याद ही होगा आप लोगों की आई हुई थी असाइनमेंट जिसमें उन्होंने आपको कहा हुआ था कि प्रपोज़ल लिख के दें आप। तो वो प्रपोज़ल एक्चुअल क्या था कि आपको बताना चाह रहे थे कि आपकी वर्डिंग क्या होगी। आप अगर अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो तो उसमें किस चीज़ का हवाला दे रहे हो आप
क्या चीज़ आप जो है मेंशन कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज का लेवल क्या है, आपकी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ज़्यादा हाई है या नॉर्मल है, वो सारी चीज़ें उस प्रपोज़ल में आपकी कवर हो रही थी। नेक्स्ट है फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग। आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल का मैंने पिछले लेसन सेकंड या थर्ड में बताया था। फॉर्मल क्या होता है, आपने एक अच्छे तरीके से चीज़ को प्रेजेंट करना है। इनफॉर्मल जहाँ हम लोग अपने दोस्तों में बैठे हुए बगैर सोचे जो भी बात करते हैं वो इनफॉर्मल होती हैं। उसमें ना कोई हमारा हुलिया देखा जाता है कि हम लोग किस हुलिया में किस हुलिया में हैं, ना हमारी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा वो किया जाता है। लेकिन फॉर्मली हम लोगों ने देखना होता है कि हमारी चीज़ जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं है, या जो भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं। अब ये देख लीजिएगा कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल गई। फॉर्मल राइटिंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्कॉलरी राइटिंग। हाँ जी, मैं ठीक बोल रही थी। स्कॉलरी राइटिंग में आप लोगों का फॉर्मल राइटिंग आता है कि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज़ किस लेवल तक लिखनी है और किस तरह से उसको जस्टिफाई करना है। इनके एग्जांपल्स में उन्होंने दिए हुए, इट इंक्लूड्स डॉक्टरल डिजर्टेशन, ठीक है ना, स्कॉलरी आर्टिकल्स। डॉक्टर जो हैं वो भी एक फॉर्मल वे में आपको चीज़ लिख के देते हैं, कभी उन्होंने कोई इनफॉर्मल बात नहीं की। हाँ, कुछ अच्छे कह लो या नॉर्मल कह लो, वो कभी कभी बात को या पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, लेकिन उनका जो रिटन फॉर्म में चीज़ दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन या आपको मेडिसिन दी जा रही है, वो एक फॉर्मल वे में दी जा रही है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो उसमें कोई और बात लिख के और आपको मेडिसिन दें। टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल राइटिंग में आती हैं। ये आपके क्विज़ बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपकी फॉर्मल राइटिंग में आती है। द स्टाइल इज़ अनकन्वेंशनल, अनकन्वीनियंट कहने लगी थी मैं, अनकन्वेंशनल, यूजुअली इम्पर्सनल एंड कंटेन्स लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्ड सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल राइटिंग में आपका दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ मोर कॉमन इन बिजनेस राइटिंग। और ये इनफॉर्मल जो है ये आपका बिजनेस राइटिंग में स्टाइल का कॉपी किया जाता है या लिखा जाता है। यह आपका फिर से क्विज़ है। एग्जाम्पल इसमें इज़ द कम्युनिकेशन बाय ईमेल और मेमोज़ एक्सेट्रा। आप लोग ख़ुद देख लें, ईमेल और मेमोज़ में इतना ज़्यादा हम लोग हाई लेवल जो है लैंग्वेज यूज़ ना भी करें तो हमारा काम जो है वो चल जाता है। मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल देख लें। ये आपका क्विज़ हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि हाँ जी ये वर्ड हम लोगों ने पार्टिसिपेट दे दिया, इसका लेस फॉर्मल जो वर्ड है वो कौन सा होगा। तो आपको पता चलना होना चाहिए पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, ज्वाइन। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा कि हाँ जी ये जो है कुछ स्कॉलरी राइटिंग में आ गई है। और ज्वाइन का पता है कि हाँ जी हम लोगों ने ज्वाइन करना है, ये फॉर्मल है, लेस फॉर्मल है। प्रोक्योर, गेट, यूटिलाइज़ का मतलब यूज़ करना होता है, इंटेरोगेट का मतलब क्वेश्चनिंग करना होता है, और एंडेवोर का मतलब ट्राई होता है। ये एंडेवोर जो लफ्ज़ है ना ये बार बार मैंने देखा है क्विज़ में आते हुए। नेक्स्ट है रिमाइंडर। आपने याद क्या क्या रखना है इस चीज़ में। एक तो ये करना है अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आपने सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना अपनी राइटिंग रिटन फॉर्म में। चेक एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वर्ड्स, और आवर गोल इज़ टू बी प्रिसाइज एज पॉसिबल, ठीक है। अब चलते हैं आपका अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या आता है, यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट ग्रामर एंड फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन आल सजेस्ट द इनएबिलिटी, ठीक है, टू यूज़ गुड इंग्लिश। जब भी आप लोग खुद देख लें, अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करते हुए गलत बोल जाऊँ, आप लोग खुद कहेंगे इनको तो खुद जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, तो हमें क्या आगे से लेक्चर मिलेगा या क्या हमें समझ आएगी। तो काफ़ी बार आपने ख़ुद नोट किया होगा कि मैं वर्ड को बोलते बोलते रुक जाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक नज़र दोबारा देखती हूँ कि वो वर्ड ठीक भी है या मैं कुछ और बोल रही हूँ। तो ये चीज़ हमारे अपने जो है एबिलिटी को बताता है कि हम लोग को जो चीज़ लिखी हुई सामने नज़र आ रही है वो पढ़नी आ रही है कि नहीं। अब जब पढ़नी आएगी तभी हम आगे से कुछ उसको रिज़ल्ट निकाल सकेंगे, उसका कुछ
मानी अखज़ कर सकेंगे। जब हमें ख़ुद समझ नहीं आएगा कि ग्रामेटिकली ये क्या लिखा हुआ है या इसकी जो है हम लोगों ने प्रोनाउंस कैसे करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग उसका कोई रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अब सब स्टैंडर्ड देख लें, एंड लिखा हुआ है। एंड जो है इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इज़ नॉट होता है या इज़ंट कह लें आप। कांट हार्डली, अब ये कांट जो है वो ख़ुद बता रहा है कि मैं जो हूँ नहीं कर सकता, और हार्डली जो है वो ख़ुद है, तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो क्या होगा, कैन हार्डली। एम एट प्रोवाइडिंग नहीं होता, सब स्टैंडर्ड वर्ड है ये, और आपका एम टू प्रूव होगा। ये देख लें, अब फिर मैंने प्रोवाइडिंग बोल दिया, ये प्रूविंग है, एम टू प्रूव। स्टोल्ड ये सब स्टैंडर्ड है आपका वर्ड, और स्टोलन जो है मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है। ये आपके क्विज़ में एज इट इज़ दे सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड वर्ड है तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा। चेक एक्यूरेसी फैक्ट्स फिगर्स एंड वर्ड्स, आपने ये मैंने ऊपर भी बता दिया था कि हमें फिगर्स भी देखने हैं कि हम लोग जो चीज़ जो पिक्चर किसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, वो हमारी अपनी जो हमारा बात करनी है जिससे उससे रिलेट कर रही है कि नहीं, जो हम लोग किसी और से ताल्लुक़ अपनी बात का बना रहे हैं उसका ताल्लुक़ बन रहा है कि नहीं, या हमारे वर्ड्स हमारे अपनी बात को मनवाने के लिए अच्छे हैं कि नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिसाइजली थ्रू वर्ड्स फ्रॉम द हेड ऑफ द सेंडर टू द रिसीवर। हम लोग अपनी बात जो है तब ही रिसीवर तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं जब हमें ख़ुद अपनी बात जो है समझ आएगी और उसको अच्छे तरीके से लिख के पेश करेंगे। सो इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट टू प्रोवाइड एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमारा गोल क्या है, प्रिसाइज हमारा होना चाहिए जितना भी चीज़ लिखी हुई है। अ गुड चेक ऑफ डेटा इज़ टू हैव अनदर पर्सन रीड एंड कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल। हमारा डेटा इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन जो भी इंसान रीड कर रहा है उस पर कमेंट करे कि हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है, या हम लोगों ने जो बात लिखी है वो उनको समझ आई है, उस पर कमेंट करना तभी बनता है। बात सिंपल वही है कि हमारी बात जब किसी को समझ आएगी तभी वो आगे से कुछ हमारे बात पर रिएक्ट करेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें। वेरीफाई योर स्टैटिस्टिकल डेटा, आपके जो फिगर्स और फैक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को वेरीफाई करते हैं। डबल चेक योर टोटल्स, आप उनको कर सकते हैं कि आपका जो टोटल हो रहा है वो वही बात आप बयान कर रहे हो जो फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू आ रही है। अवॉइड गेसिंग एट लॉस डेट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू, हम लोगों ने ये नहीं करना कि लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत करना शुरू कर दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक फ़िक्स हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारा उन पर बात करना या उन पर फैक्ट्स और फिगर के साथ बात करना इलॉजिकल है, उस पर कोई लॉजिक नहीं बनती। हैव समवन एल्स रीड योर मैसेज इफ़ द टॉपिक इन्वॉल्व्स डेटा। और नेक्स्ट है डिटरमाइन वेदर अ फैक्ट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, और आपने ये भी देखना है कि क्या वो फैक्ट जो आपने नुक्ता पीछे से मैच किया है, बैकग्राउंड से लिया है, वो आपका चेंज तो नहीं हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है जो बात हम लोग कर रहे होते हैं वो चेंज भी हो जाती है। वर्ड्स दैट कन्फ्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हम लोगों ने वो चूज़ करने हैं या नहीं अपनी रिटन फॉर्म में। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये आपका क्विज़ है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ये नहीं है कि एक टाइम पे रुक गई, सदी में रुक गई और उसके बाद, ये कॉन्स्टेंटली आपका क्विज़ है। दो डिक्शनरीज कैन नॉट ऑलवेज कीप अप with rapid change, still they are the most useful resource for finding correct words। यहाँ पे भी आपका क्विज़ है कि आपकी जो अगर आपने कोई करेक्ट वर्ड फाइंड करना तो कौन सा यूज़फुल रिसोर्स है आपका, तो वो डिक्शनरीज़ हैं। एग्जांपल ले लें, आ और एंड, ये हमें शुरू से बताया जाता है और हमें पता भी है कि हम लोग जो आ वर्ड है या आ लेटर है वो किसके साथ यूज़ करते हैं, कंसोनेंट के साथ यूज़ करते हैं जो वावल्स नहीं होते, और एन जो है वो वावल्स के साथ यूज़ करते हैं। एन ए ई आई ओ यू, हमारे टाइम में तो बाकायदा हम लोग बच्चों को लिख के ये जो अपने हमारे हाथ हैं इसके फिंगर टिप्स पे लिख के देते हैं पांचों वर्ड ए ई आई ओ यू, मतलब ये आपके वावल्स हैं, इनके साथ हमने एन लगाना है, बाकी सब जो लेटर हैं उनके साथ कंसोनेंट
वो कंसोनेंट है और उनके साथ आ लगता है। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें वर्ड तो पढ़ना आ रहा था लेकिन उनका मीनिंग नहीं पता होता है। ये देख लें, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, दोनों का मतलब अब बोलने में कभी कभी हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। एक्सेप्ट जो है इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब है। ये आपका क्विज, ये जो लाइन है ये 4-5 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्विज के लिहाज से। एक्सेप्ट क्या है, वर्ब है और इसका मीन करना मीन मतलब क्या है, रिसीव करना। एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब, ये भी वर्ब है और रिलेट करता है ओमिटिंग आउट और लीविंग आउट। हम लोग किसी चीज़ को लीव करें या छोड़ दें तो वो एक्सेप्ट में आता है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन जो यूज़ करते हैं हम लोग वो वर्ड, वो 2 लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अमंग जो है 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हम लोग अमंग यूज़ करते हैं। फर्दर और फर्दर देख लें, दोनों वर्ड जो हैं वो बोलने में सेम हैं। इनको बोलने में सेम तो हैं लेकिन जब हम लोग इनको लिखते हैं तो इनकी जो रिटन फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। FAR फर्दर जो है वो एक्सप्रेस करता है डिस्टेंस, तो एक्सप्रेस दोनों ही करते हैं, लेकिन FAR वाला जो है वो डिस्टेंस इन स्पेस को एक्सप्रेस करता है और FUR जो है वो डिस्टेंस इन टाइम, क्वालिटी और डिग्री को एक्सप्रेस करता है। ये आपका बहुत बार मैंने जो है MC क्विज़ जो है देखा है लोगों का, बच्चों का आते हुए। इसको याद रखिएगा कि FUR फर्दर जो है वो टाइम, क्वालिटी और डिग्री का डिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है और FAR जो है वो स्पेस के डिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। बाई एनुअली और बाई एनुअली, फिर आप देख लें मैंने दोनों वर्ड्स बाई एनुअली ही बोले हैं लेकिन रिटन फॉर्म में ये दोनों चेंज हैं। बाई एनुअली जो है 1 साल में 2 बार, BIA, और BIE जो है वो हर 2 साल बाद या एवरी 2 ईयर्स, हाँ जी, हर 2 साल बाद कर लें या 2 साल। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, आपने जो चीज़ याद रखनी है राइटिंग मैकेनिक्स में वो चीज़ है ऑल मटेरियल रिलेटिंग टू मैकेनिक्स, वर्ड्स प्रोसेसिंग एंड, वर्ड्स नहीं है वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग एंड अपीयरेंस इज़ रेलिवेंट। मतलब आपने अपने जो मटेरियल है, जो चीज़ लिख रहे हैं, जिस बारे में लिख रहे हैं वो मैकेनिक्स से रिलेट हो, कि आपकी हर बात अपने आपके पॉइंट्स को रिलेट कर रही हो, आपके पॉइंट वाजे हो रहे हों और वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किए हों ताकि लोगों के दिल में उतर सके और उनको बात समझ आए। आपकी अपीयरेंस जो है वो भी उनके रिलेट ही होनी चाहिए, ये नहीं है। अब इसके एग्जांपल जो है आप ले लें, वो जो फ़कीर मांगते हैं, अगर हम लोग उनकी अपीयरेंस देखें तो देख के पता चल जाता है कि हाँ जी ये मांगने वाला है या नहीं। अगर इसी से मैं कह दूं कि हाँ जी एक फ़कीर है, उसको अच्छे से कपड़े पहनाए हों, तो कोई भी नहीं मानेगा कि उसकी जो अपीयरेंस है वो फ़कीराना नहीं है, तो उससे रिलेट नहीं कर रहा, तो उनको वो कहेगा नहीं जी हो ही नहीं सकता कि ये फ़कीर है या नहीं। पे केयरफुल अटेंशन टू द मैकेनिकल पार्ट ऑफ एवरी वेल रिटन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आप लोगों का ये 7 C's का रिवीजन हो रही है। मैं इसमें बस ज़रा सी बात को बताऊंगी और लेसन को ख़त्म करूंगी, क्योंकि इतना लेसन ये लंबा मैंने नहीं करना। पिछले जो लेसन हैं उनमें बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। 7 C's कौन कौन से हैं? कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। कंप्लीटनेस क्या है कि आप जो भी बात कर रहे हैं रीडर्स या लिसनर्स को उनको बात पूरी बताई जाए। ये नहीं है कि आप आधी बात बता के अधूरी बात बताने के बाद उनको छोड़ दें कि आगे जो है आपने ख़ुद बात को कवर करना है। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को लेक्चर में दी थी, जो असल लेक्चर है उसमें फ्रेंड मैसेज कर रहा है कि आज हम लोगों ने शाम में इस जगह मिलना है, लेकिन टाइम नहीं बताया। अब शाम जो है वो कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम नहीं बताया, क्यों मिल रहे हैं वजह नहीं बताई। ये सारी चीज़ें अगर नहीं बताई तो शायद आपके जो फ्रेंड हैं वो ना आ सकें या ना आए। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो सारे दोस्त जो हैं वो टाइम पर पहुंचेंगे। ये बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस वही चीज़ है, एक दफ़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाईलाइट मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ये क्विज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर आप जो हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे तब ही आपकी बात क्लियर होगी। और उसमें 5 W आते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर।
नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है आप लोग अपने जो ऑडियंस है उनको ट्रस्ट में लें, अपने एतमाद में लें कि आप जो बात कर रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद है और उनके लिए बहुत अच्छी है। कंप्लीटनेस क्या है कि आपने जो भी बात कर रहे हैं उसको आप रिलेट करें कि जो दूसरी कंपनी है ये दूसरा जो बिज़नेस कर रहा है उसके बनिस्बत जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको फ़ायदा है या इसकी प्राइस लेस है। ये सारी चीज़ें आपने कंपेयर करके अपने लिसनर्स को या रीडर्स को बताना है ताकि वो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई हुई हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कंपोज़र कैसा है, सोशबिलिटी कैसी है आपके लोगों के साथ, और एक्सट्रोवर्जन कैसा है आपका। ये एग्जांपल्स हैं, मैं नहीं रीड कर रही, मेरा ख्याल से वही हैं जो पीछे दी थी उन्होंने लेसन में। कंसिडरेशन क्या है, प्रिपेयर करना है आपने सारे मैसेज को, हर एक मैसेज को, जो बात आप बोल रहे हैं वो दूसरे के माइंड में वही मैसेज, वही बात आपकी जाए जो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, वही उसका रिज़ल्ट दूसरे लोग निकालेंगे, तभी आपकी कंसिडरेशन होगी और आप अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवा सकेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी शॉपकीपर्स की, जो कहते होते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री। वहाँ पर वो आप लोगों को ये नहीं कहते कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो आप लोगों को ये बताते हैं कि आपको क्या फ़ायदा है। आप एक सूट लेंगे तब आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा, और लोग लेते भी हैं क्योंकि उनको 2 सूट नज़र आ रहे थे। इसमें जो चीज़ हम लोगों ने माइंड में रखनी होती है, जहन में रखनी होती है कि हम लोगों ने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना, किसी को इल्ज़ाम नहीं देने, और जो भी चार्ज लगा रहे हैं वो एक फैक्ट्स के थ्रू लगाना है, विदाउट फैक्ट्स नहीं लगाना। 3 स्पेसिफिक वेज़ हैं इंडिकेट कंसिडरेशन। अगर हम लोग कंसिडरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई करना चाहते हैं तो 3 वेज़ हैं, 3 तरीके हैं कि हम लोगों ने फोकस करना है यू पर, आई और वी पर नहीं करना। वही एग्जांपल आपकी शॉपकीपर की, हम लोग ये नहीं कहते, शॉपकीपर्स ये नहीं कहते कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है या मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, वो बताते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली शॉपकीपर्स को भी फ़ायदा होगा। यूजिंग यू डज़ हेल्प प्रोजेक्ट यू एटीट्यूड। जब आप दूसरों को फ़ायदा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको भी हेल्प करेगा, फ़ायदा देगा। आवर यूज़ कैन लीड टू नेगेटिव रिएक्शन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा आवर यूज़ करते हैं, अब बाय 1 गेट 1 फ्री तो समझ आ रही है बात, लेकिन अगर आप कहो कि आप एक ख़रीदो और 2 सूट मुफ्त मिलेगा तो वो नेगेटिव रिएक्शन होगा उनका कि शायद इनका कपड़ा जो है वो अच्छा नहीं है, या इनका मटेरियल जो है काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, पुराना हो गया है। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं आप लोगों की सोच को। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, उसके एग्जांपल शॉपकीपर हैं, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा उसी लिहाज से। करेक्टनेस, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कोई चीज़ एग्जैक्टली बता देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है किसी वर्ड में या किसी बात में, तो वो कहाँ हमें लेके जाती है, ट्रेजेडीज़ में, कि हमारे जो दिल हैं वो खट्टे हो जाते हैं और हम लोग बात जो है बहुत टाइम तक अपने दिल में रखते हैं, चाहे वो पीस हो या वार हो। और किस सिचुएशन में होती है, बिज़नेस और नॉन बिज़नेस दोनों सिचुएशंस में होती हैं। हमारी आम लाइफ में भी देख लें, अगर हमें कोई हंस कर मजाक कर देता है तो शायद सुनने वाले को वो अच्छा ना लगे और वो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग करते हुए उसकी बात को अपने दिल में रखे और बुरा भला उसको कहते रहे, लेकिन उसके मुंह पर बहुत अच्छे तरीके से बात करें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। Often it means using denotative words rather than connotative words. Denotative words क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, और उनकी जो वर्ड्स यूज़ किया होता है वो डिक्शनरी बेस होते हैं। मतलब अगर कोई इंसान डिक्शनरी से आपके वर्ड का मीनिंग जानना चाहे तो वो जान सकता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर क्या होता है कि लोग जो है आपकी अच्छे से बात को समझ सकते हैं और उसमें बहुत से आपको फ़ायदे मिलते हैं। इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, जब हम लोग स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स यूज़ करते हैं तो अपनी बात को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपनी बात पावरफुल तभी बनेगी जब हमारी बात और हमारे जो पीछे से रिलेट की हुई बात है वो दोनों मैच करेंगी, या हमारी जो फिगर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो हमारी बात के साथ मैच करेंगी। इसके एग्जांपल्स पीछे भी दी हुई थी लेसन में, देख लीजिएगा। चूज़ प्रिसाइज करेक्ट एंड फेमिलियर वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं
कि अनफेमिलियर लैंग्वेज या अनफेमिलियर वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि लोगों को आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। जब आपकी बात समझ ही नहीं आएगी तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिएक्ट करेगा या आपकी बात पर किसी को यकीन होगा। गोल्डन रूल एक होता है कि अगर आपको ख़ुद पर शक है कि आप जो वर्ड यूज़ करेंगे शायद वो आपको उसका वर्ड का मीनिंग ख़ुद नहीं पता, और जब आप यूज़ करेंगे तो आपके जो ऑडियंस है, सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, वो उनको भी नहीं पता, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो सुनने वालों को भी पता हो और आपको भी अच्छे से पता हो उस बात का। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ऑडियंस जो है अच्छे तरीके से आपकी बात को समझ पाएगी। एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, देख लीजिएगा। कर्टसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम लोग कर्टसी को साथ नहीं लेकर चलते तो हमारी बात जो है वो सिंसियरली लोगों तक नहीं पहुंचती और लोग जो है हमारी बात को नहीं चलते। कर्टसी में कभी कभी हम लोग प्लीज़ और थैंक यू का वर्ड यूज़ नहीं भी करते और कभी कभी यूज़ करना भी पड़ता है। ये पिछले लेसन में मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ जो वर्ड है ये देख लीजिए, इसके एग्जांपल मैं जाते जाते दे देती हूँ कि बाय वन गेट वन फ्री, इसके साथ इस सेंटेंस के साथ प्लीज़ नहीं लगाया गया है, तो वो एक मीनिंग कर्टेसी में ही आ रहा है कि हम लोग आपकी मदद करें, लेकिन वो वर्ड थैंक यू और प्लीज़ कभी कभी यूज़ नहीं भी होता, कभी कभी पोलाइटनेस के साथ हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। बी सिंसियरली टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। जब तक हम लोग किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक वो अपना काम और अच्छे तरीके से नहीं करेगा। जब हम लोग किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, आप ख़ुद देख लीजिएगा अपने छोटे बहन भाइयों को, अप्रिशिएट क्या होता है कि उनको और ज़्यादा बेहतर करने की हिम्मत देना। तो आपकी बहन सिंपल अगर कोई खाना वगैरह बना रही है तो कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली में, कुछ कह देते हैं हाँ जी नहीं ठीक नहीं बना, और कुछ कह देते हैं जी बहुत अच्छा बना है, तो वो बराबरी के माने में आ जाता है कि उनका दिल भी ना दुखे और वो अच्छा और अच्छा करने में भी अपनी जो मेहनत है वो लगाएं। तो अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी आम लाइफ में भी, और अगर आप किसी जगह बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपने सोचना भी होता है कि आपकी बात जो है अगर इस लिहाज से करते हो तो कितना फ़ायदा होगा या दूसरे लिहाज से करते हो तो कितना फ़ायदा होगा। ये था आपका लेसन। उम्मीद है कि तैयारी आप लोग कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक आपका अगर मिड टर्म होते हैं और या क्विज़ होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।